नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या एंट्रोपी चेंज होता है वो हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी हमें काफ़ी कुछ करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो एंट्रोपी चेंज हम पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो जैसे कार्नोट इंजन होता है ना, इट वर्क्स ऑन कार्नोट साइकिल, तो वो भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। ठीक है ना। और हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो ये जो दोनों है ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो यही चीज़ हमें देखना है, हाउ एंट्रोपी चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है ना, इन दीज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जैसे आज हम सिर्फ कार्नोट साइकिल पर बात करेंगे और टीएस डायग्राम पर बात करेंगे। ठीक है ना। और हम ये कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, एंड हाउ द एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस। समझ में आई चीज़। लेकिन आज हमारा सिर्फ कार्नोट साइकिल पर मेन फोकस रहेगा। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे मैंने बताया हम करेंगे, तुम कार्नोट साइकिल का एग्जाम्पल लेंगे, पीवी डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है ना, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है ना। और एंट्रोपी चेंज फिर हमारे पास क्या आता है कार्नोट साइकिल में, वो हम जानेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम क्या होता है वो जानेंगे। और इस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से हम एफिशिएंसी वी निकालेंगे। ठीक है। देन वी विल सी एन एग्जांपल, फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे। वी विल कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ टू साइकिल्स बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन इन द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। समझ में आई चीज़ें। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना। बुक जैसे मैं आपको बताया ऑलरेडी, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आप बंसल एंड घोष है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है ना, मैं उसी से चीज़ें कवर करा रहा हूँ, आप रेफर कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेट अस कंसीडर अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्नोट साइकिल हो गई। ठीक है ना, समझ में आया। तो ए भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल एक्सपेंशन। यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हो तो आप जान पाओगे, है ना। तो टेम्परेचर कितना है, T1। समझ में आया। तो ये जो पहला प्रोसेस होता है ए बी, तो द फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट व्हाट टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन व्हाट हैपन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ Q1 हीट। ठीक है ना। तो हीट Q1 इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वियर। ठीक है। अब इस एक्सपेंशन के दौरान, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो एंट्रोपी चेंज होगा, समझ में आया, वो हम देखते हैं कितना होगा। अब ध्यान से देखो, जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, ए से बी गया है प्रोसेस, तो ए से बी डेल क्यू अपॉन टी द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ध्यान से देखो, ए से बी जाने में इट हैज़ टेकन प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इट हैज़ टेकन प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो T1 टेम्परेचर बाहर आ गया। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे ए से बी, डेल क्यू कितना है हमारे पास, Q1 अमाउंट ऑफ हीट ही तो एब्जॉर्ब हुआ है ए से बी तक, तो Q1 अपॉन T1 आ गया मेरे पास। समझ में आया। ठीक है। अब यहाँ पर सपोज एंट्रोपी यदि S1 थी, यहाँ पर एंट्रोपी S2 थी, तो मेरे पास चेंज कितना आ जाएगा, डेल एस कितना आएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1। ठीक है। कोई डाउट है, समझ में आया। अब देखो, ये तो हमने पीवी डायग्राम से समझा। अब देखो, यदि हो गया, यदि मैं TS डायग्राम से इस चीज़ को समझूँ तो हम कैसे, ध्यान से देखना इसको। ये मेरे पास टेम्परेचर हो गया, ये मेरे पास एंट्रोपी हो गया। तो ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल था, तो देखो ए बी प्रोसेस क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। समझ में आया। आप देख सकते हैं ये T1 क्या टेम्परेचर देखो क्या है, कांस्टेंट है, और एंट्रोपी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। समझ में आया। तो यदि एंट्रोपी S1 था तो यहाँ एंट्रोपी कितना है, S2। समझ में आया, ये हो गया। तो T1 टेम्परेचर इज कांस्टेंट, S1 से S2 चला गया। समझ में आया। तो काफ़ी सिंपल है। तो दिस अपेयर एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम स्टेट 1 to 2 ऑन द TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ए से भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो स्ट्रेट लाइन आया, ये मेरे पास टेम्परेचर वही एक्सिस पर हो गया। ठीक है। समझ में आया। सेकंड प्रोसेस की बात करें तो बी से सी गया है, ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। समझ में आया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई ना बी से सी। तो देखो, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन डेल क्यू क्या आएगा, 0। तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट होगी ना, डीएस मेरे पास हमें निकालना है। ठीक है ना। तो हम बी से कहाँ गए, सी, डेल क्यू अपॉन में टी, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल क्यू तो 0 होता है, तो एंट्रोपी कितना आ गया, एंट्रोपी में चेंज कितना आ गया, 0। तो यदि बी पे एंट्रोपी S2 था और यहाँ कितना मान लो S3, तो जो S3 माइनस S2 0 आ गया, यानी दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है ना, समझ में आया। तो एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है। तो देखो, बी से सी में, है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे पास एंट्रोपी रही होगी, ये मान लो क्या है, S3 है। तो S2 इज इक्वल टू क्या है, S3। समझ में आया। तो ये क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट आ गई मेरे पास। देखो, बी और सी क्या एक वर्टिकल लाइन है ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्रोपी रही होगी, वो कांस्टेंट है। समझ में आया। सिंपल डायग्राम है, मैथमेटिकल डायग्राम आप समझ सकते हो। तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम स्टेट 2 to 3 ऑन TS डायग्राम। ठीक है।
अब देखो थर्ड प्रोसेस की यदि बात करें, थर्ड प्रोसेस क्या होता है, सी से डी। अब ये क्या कंप्रेशन हो रहा है ना, हम ऐसे तो चले कंप्रेशन हो रहा है, तो ये क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन एट ए टेम्परेचर T2। अब इस पर देखो क्या है, डेल Q2 अमाउंट जो हीट है ना, देखो सी से जब हम डी गए तो Q2 हीट क्या है, हम रिजेक्ट करते हैं, है ना, टू कोल्ड रिसर्वियर। अब जब सी से डी गए तो एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा, देखो Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किए इसलिए माइनस के Q2 आ गया एट टेम्परेचर T2। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो देखो T2 बाहर ले लिया, है ना, समझ में आया। तो देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वो तो बाहर लिख लूंगा, और डेल क्यू जो है सी से डी लिखूंगा तो माइनस के Q अपॉन में T आ जाएगा, समझ में आया, माइनस के Q अपॉन में T। रिजेक्ट हुआ है हीट इसलिए हमने माइनस के साइन लगाया है, ठीक है। तो ये S3 था, तो ये मेरे पास S4 हो गया, तो चेंज कितना आएगा, S4 माइनस के S3 इज इक्वल टू Q2 माइनस के T2, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 3 to 4 स्टेट शोइंग अ डिक्रीज इन एंट्रोपी। अब देख सकते हैं ना आप सीधा, ये S3 था, यहाँ मान लो एंट्रोपी क्या S4 है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है होगा क्योंकि ये क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन है, समझ में आया। तो देखो सी से हम क्या गए, डी की तरफ गए, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब देखो फोर्थ प्रोसेस यदि मैं बात करूँ तो फोर्थ प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या एडियाबैटिक कंप्रेशन है ना, तो ये क्या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो डेल क्यू जीरो हो गया, तो एंट्रोपी जब जीरो होगी, वो सॉरी कांस्टेंट रहेगी ना, एंट्रोपी स्टेज कांस्टेंट, क्योंकि मेरे पास डेल क्यू क्या आ गया जीरो, तो S4 इज इक्वल टू S1 होगा, समझ में आया, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल है। डी एस क्या हो गया, देखो डेल क्यू अपॉन में टी है ना, तो मैं डी से किसकी तरफ गया, डी से ए की तरफ जाएंगे तो ये तो जीरो हो गया ना, और डी एस को मैं क्या लिखूंगा, S4 माइनस के S1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये वर्टिकल लाइन शो कर रहा है, देखो है ना, एंट्रोपी क्या कांस्टेंट, और टेम्परेचर देखो T2 से T1 चेंज हो गया, समझ में आया। तो ये है, तो हमने एंट्रोपी डायग्राम अपना बना लिया। अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंटली द एंट्रोपी गेन्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्प्शन। अब TH डायग्राम पर नज़र मारो, देखो हम A से B गए, ठीक है ना, तो हम ये हमारे पास सिस्टम है ABCD, ठीक है। तो ऐसे हम गए हैं, ध्यान से देखो, तो डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया। तो ये क्या है हमारे पास, इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, ये एंट्रोपी गेन कितना आएगा यहाँ पर, S2 माइनस के S1, ठीक है। तो ये जो लाइन है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल तो बन रहा है। तो हमने क्या समझा, जो एंट्रोपी गेन था ना ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्प्शन, इट इज इक्वल टू एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय हीट एंट्रोपी लॉस्ट ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन, समझ में आया। तो हीट जब रिजेक्ट हुई तो एंट्रोपी में जो डिक्रीमेंट होगा वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसी वजह से ना देखो, जो S2 माइनस के S1 है, ठीक है ना, इट शुड एग्जैक्टली इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, S3 माइनस के S4, समझ में आया। देखो ये मैंने ना S3 पहले लिख लिया, ये ज़्यादा है ये कम है ना, समझ में आया। कहता कि देखो दो पॉजिटिव वैल्यू तो दोनों इक्वल होगी। मान लो यहाँ पे 7 है, यहाँ कितना है, मान लो 10 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 10 होगा, यहाँ भी 7 होगा, तो 10 माइनस 7 करेंगे, 10 माइनस 7 करेंगे, तभी तो इक्वल आएगा 3, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए देखो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल, ठीक है। जब मैं इसको इधर लेकर जाऊँगा, S2 माइनस S1 हमने एग्जैक्टली निकाला था Q1 अपॉन T1, ये हमने माइनस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बात या नहीं आया, ठीक है ना। ये मेरे पास कितना आएगा, Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ठीक है। S4 माइनस S3 माइनस Q2 अपॉन T2 है, तो S3 माइनस S4 प्लस के हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस के हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला है हमें, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है ना, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है ना वर्किंग सब्सटेंस के लिए इन कंप्लीट साइकिल, वो क्या है, 0 है ना। यहाँ जब गए थे तो प्लस के 3 एंट्रोपी चेंज आ रहा है, यहाँ से जब आए तो माइनस के 3 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो +3 - 3 तो हमें 0 देगा। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो यही है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज आ रहा है ना रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो कितना आ रहा है, 0। या हम दूसरे शब्दों में कहें, एंट्रोपी चेंज जो है कंबाइंड सिस्टम के लिए, सोर्स और सिंक के लिए, वो क्या है, 0। यानी रिवर्सिबल साइकिल के लिए जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो हमने इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिख दिया, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन में T इज इक्वल टू 0, या हम ऐसे लिख सकते हैं DS इज इक्वल टू 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, 0। ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। समझ में आया, तो ध्यान रखना। अब देखो कंपेयरिंग, यदि हम प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को कंपेयर करो, तो देखो जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है वो कर्वीलिनियर एरिया शो करता है ना, ऐसे ही तो था हमारे पास, ठीक है, कुछ इसी तरीके से था। तो ये क्या कर्वीलिनियर एरिया शो कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द नेट वर्क डन, है ना। अब वर्क डन हमारे पास क्या होता है, PdV तो होता है, समझ में आया, ठीक है। तो इस ये जो एरिया एनक्लोज्ड बाय PV डायग्राम जो होता है, इट गिव्स नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको मैंने बताया था। तो PV डायग्राम का जो एरिया होता है वो क्या देता है, नेट वर्क डन दे रहा है, ठीक है।
अब जो टीएस डायग्राम होता है वो क्या बना रहे, रेक्टेंगल। अभी हमने यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ये क्या बना है, टीएस डायग्राम ने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है ना, समझ में आया। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम क्या दे रहा है, वर्क। तो देखो एंट्रोपी हमारे पास क्या होता है, ये तो होता है, ठीक है, समझ में आया, ये होता है हमारे पास एंट्रोपी। तो टी डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू है। तो एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम क्या देगा, हीट कन्वर्टेड, समझ में आया। तो वो ये है, जो टी एस डायग्राम फॉर्म्स रेक्टेंगल, पीवी डायग्राम फॉर्म्स कर्विलिनियर एरिया, टी एस डायग्राम रेक्टेंगल बना रहा है, और जो एनक्लोज्ड एरिया है रिप्रेजेंट्स टोटल हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। समझ में आया, ध्यान से समझो, जो टोटल हीट कितनी वर्क में कन्वर्ट हुई है, ठीक है ना, तो टोटल हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, समझ में आगे बात। यानी W इज इक्वल टू Q1 माइनस के Q2 इज गिवन बाय द TDS डायग्राम। भाई कितना हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ है, तो Q1 माइनस के Q2 हीट ही तो वर्क में कन्वर्ट हुआ है, 10 आपने दिया है ना Q1 हीट। अब मान लो Q2 हीट के रिजेक्ट कितना हुआ 3, तो वर्क में कितना कन्वर्ट हुआ 7, समझ में आगे बात। तो ये डेल क्यू दे रहा है, डेल क्यू को मैं Q1 माइनस के Q2 लिख सकता हूँ। तो इसी वजह से ना प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को हम वर्क डायग्राम बोलते हैं, और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को हम हीट डायग्राम बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। बात करते हैं अब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की थोड़ा सा और डिटेल में। तो देखो हमने भी जाना जो कार्नोट साइकिल है ना, इसको हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया और टेम्परेचर हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। तो ड्यूरिंग ए बी प्रोसेस यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था ये हमारे पास। तो Q1 हीट एब्जॉर्ब होता है हमारे पास, है ना, और ये हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल, ठीक है ना, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है ना, समझ में आया। तो Q1 हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, Q2 हीट इज रिजेक्टेड एट आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इस TS डायग्राम से समझो, देखो हीट एब्जॉर्ब्ड कितना है Q1 ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसको यहाँ ध्यान से समझना, देखो गौर से। तो ये मेरे पास एक डायग्राम हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया ABCD, ठीक है, और ये मेरे पास कितना टेम्परेचर T1 और ये मेरे पास कितना टेम्परेचर T2। गौर से देखो, तो हीट एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ है Q1। तो एरिया अंडर AB कर्व, भाई AB कर्व है तो इसके अंडर एरिया कितना है, ये एरिया पूरा टोटल, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना, ये EF। तो ABEF तो इज इक्वल टू एरिया अंडर ABF, समझ में आया। तो AB के अंडर जितना भी एरिया है वो सारा ही क्या देगा, मेरे पास हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ। तो हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, Q1 इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 और ये कितना आ जाएगा H2 माइनस के S1। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। आप देख सकते हो ना, देखो ये हमारे, हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एंट्रोपी कितना है H2, ये कितना है S1, है ना, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये तो मान लो आप लेंथ हो गई, है ना, ये क्या हो गई विड्थ। तो लेंथ कितना है T1 है ना, ये अब ये पूरी लेंथ कितना है, लेंथ कितनी हो गई ये, और विड्थ कितनी हो गई H2 माइनस के S1, ये विड्थ हो गई। तो इसलिए लेंथ इंटू विड्थ हो गई, समझ में आया। अच्छा अब देखो ध्यान से, हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में कितना हीट रिजेक्ट होगा, सिर्फ ये एरिया अंडर CD। तो एरिया अंडर ये देखो, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हो, DCEF, जो ये एरिया है, ठीक है, समझ में। तो देखो इसका ये विड्थ कितना हो गया, T2 ले लो, और ये लेंथ कितनी हो गई, ठीक है, या लेंथ कोई मर्जी कैसे कंसीडर कर सकते हो, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। ये मेरे पास H2 माइनस के S1। तो इसी तरीके से हमने इसको Q2 क्या कर दिया T2 और ये डिफरेंस ले लिया लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, समझ में, ये हीट रिजेक्टेड होगी। अब देखो थस, अब ये जो एरिया है ABCD, ये वाला एरिया, समझ में आया, ठीक है। हम चाहे तो इसको दूसरे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये, ठीक है ना। इस एरिया की यदि मैं बात करूं तो हम इसको थोड़ा सा, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये एरिया जो मेरे पास है ना, ठीक है ना। तो ये भी मैंने बताया भी था आपको, जो TDS T इंटू DS इज इक्वल टू डेल क्यू, समझ में। तो यानी Q1 माइनस के Q2 व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव नेट अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो नेट हीट जो है, जो वर्क में कन्वर्ट हुआ है ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस के Q2। ये जो एरिया है ना, ये सिर्फ ये एरिया ये देगा, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है? तो सीधी सी बात है ना, आप एक इमेजिन करो,
इस पूरे एरिया में से देखो, ये तो पूरा एरिया क्या हो गया, Q1 हो गया ना, और ये जो एरिया था ये Q2 हो गया। तो Q1 में से जब ये एरिया Q2 घटा दोगे तो मेरे पास W ही तो बचेगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो वो ये Q1 माइनस के Q2। अब देखो ये दोनों क्या है, कॉमन है ना, S2 माइनस S1 कॉमन ले लिए, T2 माइनस के वो T1 माइनस के T2 आ गया मेरे पास, कोई डाउट है, ठीक है। तो मैं एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकता हूँ। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब्ड। तो देखो W हमने निकाल लिया, ये ऊपर रखा भी, जो भी निकाला, और टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 मेरे पास ये आ गया। दोनों से काट देंगे, T1 माइनस के T2 इज इक्वल टू ये आ गया, यानी 1 माइनस के T2 अपॉन में T1 आ गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालना ना TS डायग्राम से देखो कितना ज़्यादा आसान है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने PV डायग्राम वहाँ पढ़ाया था, तो उसमें हमने हर केस में वर्क डन निकाला था, फिर तब जाके हमने एफिशिएंसी निकाली थी, तो काफ़ी कन्वर्सन था। अब यहाँ हमने छोटे से केस में ही हमने TS डायग्राम से एफिशिएंसी निकाल ली, समझ में आया। तो दिस शोज दैट एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करती है, समझ में आया, नोट ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। तो ये बात एक तो ये ध्यान रखना। और किस पर एफिशिएंसी डिपेंड करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने अभी बताया, जो कैलकुलेशन है हमारे पास TS डायग्राम से काफ़ी सिंपलर हो जाती है एज कम्पेयर टू PV डायग्राम, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है एफिशिएंसी, ठीक है। क्या करना है, एफिशिएंसी कंपेयर करना है ऑफ 2 साइकिल्स। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, क्या है ये, अलग अलग प्रोसेस बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन इन द TS डायग्राम। अब एक बात अभी ध्यान से सुनो मेरी, जो मैं बता रहा हूँ। अब एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर पर। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया, तो एक ही प्रोसेस था ना हमारे पास, उस प्रोसेस में और किसी पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। अब यदि वो प्रोसेस अलग अलग हो, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना, क्या है, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस अलग अलग है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस ये ले लो, एक रिवर्सिबल प्रोसेस ये ले लो। अब दोनों ये भी T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में काम करता है, ये भी T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में काम करता है। अब आप समझो, देखो, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अब आप कहोगे दोनों का एफिशिएंसी सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क करते हैं। अब कैच, देयर इज अ कैच हियर, ध्यान से समझो। यदि हमारे पास एक ही प्रोसेस है, समझ में आया, तो उसमें ना और किसी पर एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है, समझ में आया। यदि रिवर्सिबल प्रोसेस अलग हो जाए, यदि मतलब कोई डिफरेंट पाथ फॉलो करे, समझ में आया, तो उस केस में और किस पर एफिशिएंसी निर्भर करती है, वो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब ये 2 केस हमने ले लिए, दोनों अलग अलग है, एरिया से पता चल रहा है, TS डायग्राम है ना, समझ में आया। तो अब यहाँ से देखो, केस फर्स्ट हम इसको लो, तो इन दिस TS डायग्राम हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस AB। ये A हो गया, ये B हो गया, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या हीट सप्लाई की, ठीक है। तो यानी हमने हीट सप्लाई कर दी Q1, तो Q1 के नीचे AB के अंडर पूरा जितना भी एरिया आएगा वो सारा क्या देगा, हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, समझ में आया। तो यानी हम कह सकते हैं मैनी विच इंक्लूड्स बोथ रेक्टेंगल, देखो ये एक रेक्टेंगल का एरिया ले लो और ये ट्रायंगल का एरिया ले लो, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हीट इनपुट आ जाएगा, समझ में आया, बाय ABEFA। फिर से तो एरिया हमको समझ में आया मैंने क्या कहा। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, विड्थ ले लो और ये लेंथ ले लो, तो S2 माइनस S1 इंटू T1, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 है ना, बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस क्या ले लिया मैंने, देखो ये बेस ले लिया, तो ये S2 माइनस के S1 ले लो, ठीक है, ये मैं S2 माइनस के S1 हो गया, और ये मेरे पास T2 माइनस के T1 हो गया। ये हाइट ले लेते हैं, ये बेस ले लिया, समझ में आया, कोई डाउट है। अब देखो, तो हीट इनपुट जैसे मैंने बताया इन दोनों का सम होगा, है ना, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो देखो इन दोनों के एरिया को मैंने जोड़ दिया, तो ये मेरे पास Q1 आ गया सिंपली। अब देखो हमें तो एफिशिएंसी को कंपेयर करना है, तो Q1 तो हमने ले लिया, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, अब वर्क डन जो है हम जानते हैं, वर्क डन सिर्फ और सिर्फ यही एरिया रिप्रेजेंट करेगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था, है ना, सॉरी इसी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। तो जो TS डायग्राम जो होगा वो जो एरिया इनक्लोज्ड करेगा वो बताता है कि हाउ मच हीट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो वर्क हम निकाल सकते हैं, तो वर्क कितना आएगा, 1/2, ये तो रेक्टेंगल ही है, तो वही S2 माइनस के S1 और ये T2 माइनस के
T1 है ना, T2 ज़्यादा है ना, यहाँ से आप मतलब इसको देख सकते हैं, T2 माइनस के T1 आएगा, T2 ज़्यादा है T1 कम है, तो T2 माइनस के T1 मैंने कर दिया। समझ में आया? कोई डाउट है तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। उस केस में आप देखो क्या है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, है ना, तो W/Q1 ही तो होगा। तो देखो W का वैल्यू मैंने ये लिख दिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये रहा, और ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आप यदि गौर से देखो S21 माइनस S1 इसमें भी है, इसमें भी है, S1 में भी है, तो एफिशिएंसी मेरे पास क्या बचेगी, देखो ऊपर तो बचा T2 माइनस के T1, और ये नीचे क्या बचा, T1 बचा, और यहाँ पे 1/2 और फिर से T2 माइनस के T1 बचा। कोई डाउट है? समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो T2 माइनस के T1 ऊपर रखा, 2 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कट जाएगा, तो ये मेरे पास ये 2 बचेगा, है ना, ये मेरे पास है प्लस के T1 आ जाएगा। समझ में? तो काफ़ी सिंपल है। अब ध्यान से देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2T1 आएगा, एक T1 यहाँ घट के प्लस T1 देगा, और ये T2 तो मेरे पास ये आएगा ही। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी आ गई पहले प्रोसेस की, तो साफ साफ दिख रहा है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अब दूसरा प्रोसेस ले लो, ठीक है। तो अब दूसरे प्रोसेस में आप यदि आप ध्यान से देखो तो इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग Q1 ये भी प्रोसेस है, तो सारा एरिया लेंगे हम, तो सारा एरिया में Q1 में क्या आएगा, ध्यान से देखो 1/2 ये क्या ट्राइंगल, तो देखो बेस क्या ले लो ये, तो बेस कितना आ गया S2 माइनस के S1, ठीक है ना। हाइट क्या आ जाएगी, मेरे पास हाइट ये आएगी, देखो सिर्फ और सिर्फ ये ना, देखो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, तो ये तो पूरा सिंपली पूरा एरिया के साथ लिया जा सकता है। देखो ये पूरा तो ट्रायंगल बन रहा है ना, दोनों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से हम इन दोनों को निकाल सकते हैं। ये पूरा एरिया क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो विड्थ, और ये क्या हो जाएगी लेंथ, तो यानी मैं कह सकता हूँ S2 माइनस के S1, और ये पूरा कितना हो गया T2, ये कितना आ गया T2, ठीक है। वर्क डन क्या होगा इस केस में, देखो ध्यान से, ये एरिया आएगा सिर्फ और सिर्फ ये एरिया, तो 1/2 T2 माइनस के T1, ये हाइट ले लो, ये बेस ले लो, ये आ जाएगा S2 माइनस के S1, ठीक है ना। समझ में आया? तो देखो वो ये हीट इनपुट ड्यूरिंग ए बी Q1 जो मैंने अभी निकाला है ना, समझ में आया। और ये हमारे पास क्या होगा, वर्क डन एरिया इनक्लोज्ड। तो मैं फिर से यदि आप डायग्राम चाहो तो हम बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये मेरे पास डायग्राम है, ठीक है ना, ए बी, ये क्या हो गया C, ये मेरे पास T2 टेम्परेचर है, ये मेरे पास T1 टेम्परेचर है S2, और ये मेरे S1, और ये क्या हो गया S2, ठीक है। समझ में आया? तो वर्क डन विल बी गिवन बाय दिस एरिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी तो निकालना है, तो W/Q1 कर दो सिंपली, देखो इससे कट गया 2 नीचे आ गया, ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी देखो दोनों की अलग अलग आई है, सेम तो नहीं आई, तो यदि हम कंपेरिजन बात करें तो रेशियो ले लो, तो मैंने Na/NB लिया, है ना, तो T2 माइनस के T1, ये T2 प्लस के T1 आई है, ये कितने आई है T2 माइनस के T1/T2। अब देखो इसकी भी एफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, इसकी भी एफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, वो जो एफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वो हमने समझा। अब 2 प्रोसेस थे ना अलग अलग, 2 सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे थे, तो एफिशिएंसी अलग अलग आए, क्योंकि दोनों प्रोसेस आर कैरिड आउट डिफरेंटली, समझ में। और हम कह सकते हैं दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस किस ऑर्डर में कैरी आउट किए गए वो डिपेंड करता है। तो दिस रिजल्ट शोज एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच, देखो एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच रिवर्सिबल साइकिल्स आर कैरिड आउट। बहुत सारी यदि साइकिल्स हैं तो किस तरीके से कैरी आउट किए गए हैं उस पर भी निर्भर करता है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इफ 2 इंजन्स ऑपरेट बिटवीन द सेम टेम्परेचर, यदि 2 इंजन हैं सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे हैं, देयर एफिशिएंसी कैन डिफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर अरेंज्ड, या हाउ द रिवर्सिबल प्रोसेस आर कैरिड आउट, यानी हीट एडिशन कैसे हुआ है और हीट एडिशन रिजेक्शन कैसे हुआ है। यदि दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस सेम तरीके से कैरी आउट किए गए थे, मान लो ये एक इंजन ए हो गया, ये एक इंजन बी हो गया, है ना, और दोनों एक T1 टेम्परेचर और दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे हैं, इफ हीट एडिशन और रिजेक्शन जो है दोनों का सेम है तो एफिशिएंसी दोनों की सेम ही आएगी। इफ बोथ रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर कैरिड आउट डिफरेंटली तो एफिशिएंसी अलग आएगी। समझ में, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।